गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी की पाठशाला। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके 12th बोर्ड एग्जाम के लिए वंशवटी रिवीजन करवा रहे हैं और इस चैनल में जो भी हमारी वीडियो आएंगी उसमें हम जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करवाते रहेंगे। तो बच्चों, हमने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें आपका सेकंड लेसन कंप्लीट करवा दिया था पद्यांश का। अब हम ये थर्ड लेसन आपका करवाएंगे। इसका सबसे पहले हम व्याख्या देख लेते हैं। थर्ड लेसन का नाम है कविता के बहाने बात सीधी थी पर। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। इसके लिए इनके जो लेखक हैं वो है कुंवर नारायण जी। संदर्भ हम देख लेते हैं इसका। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविता के बहाने से अवतरित है। इसके रचयिता कुंवर नारायण जी हैं। इसका प्रसंग हम देख लेते हैं। कविता प्रस्तुत कवितांश में कवि ने कविता और चिड़िया की उड़ानों की तुलना करते हुए चिड़िया की उड़ान को सीमित, जबकि जो कविता की उड़ान है उसको असीमित बताया है। अब हम इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं कि क्या है। तो कवि कहता है कि कविता कवि की कल्पनाओं की उड़ान होती है जो चिड़िया की उड़ान को देखकर कल्पनाओं के पर लगाता है। चिड़िया कभी एक घर कभी दूसरे घर उड़ती रहती है। चिड़िया की उड़ान की सीमा जो है वो सीमित होती है, किंतु जो कविता की उड़ान है उसकी सीमा असीमित होती है। वह कवि की भावना व कल्पना के पर लगाकर अनंत आकाश तक कभी घर के अंदर कभी घर के बाहर जो बाहर के संसार है वहाँ पर उसको छंदबद्ध कर सकती है, जिसके इसके बारे में बेचारी चिड़िया को कभी भी नहीं पता होता है, वो कभी नहीं जान पाती है। इसका काव्य सौंदर्य हम देख लेते हैं। कविता की असीमित संभावनाओं का वर्णन किया गया है। प्रसाद गुण के साथ साथ शांत रस की भी अनुभूति है। भाषा सरल सहज और सरस खड़ी बोली है। इसका हम दूसरा भी जो कविता है वो देख लेते हैं। पैराग्राफ, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। इसमें भी कविता और फूल का जो तुलना की गई है। ऊपर कवि ने कविता और चिड़िया की तुलना की थी ऊपर पैराग्राफ में, या नीचे कविता और फूलों की तुलना की गई है। तो इसमें जो संदर्भ है जो पहले की तरह जो हमने किया था वो आएगा, और इसमें इस प्रसंग है जो वो इसमें कविता फूल की मनोरम तुलना की गई है। और अब हम देख लेते हैं व्याख्या। कवि कविता की तुलना फूलों से करते हुए कहता है कि कविता की उत्पत्ति और फूलों की उत्पत्ति में समानता है। वो कह रहे हैं कविता और फूलों की उत्पत्ति में क्या है, समानता। फूल कलियों के प्रस्फुटित होने से खिल जाते हैं, उसी प्रकार कवि के हृदय में विचारों व भावों रूपी कली के प्रस्फुटित होने से पंक्तिबद्ध काव्य की रचना होती है। कवि काव्य की रचना में फूलों को देखकर प्रेरित होकर करता है, जिसे फूल भी नहीं जान पाता है। कविता और फूलों के अस्तित्व में भिन्नता होती है। अब भिन्नता क्या बता रहे हैं? फूलों की खुशबू घर के अंदर बाहर फैलती है और कुछ दिनों में उनका महकना बंद हो जाता है, वो मुरझाने लगते हैं, उनकी खुशबू खत्म हो जाती है। किंतु जो कविता होती है उसका जो अस्तित्व है वो घर के अंदर बाहर होने के साथ साथ अनंत काल तक लोगों के हृदय मन मस्तिष्क और मस्तिष्क पटल पर अपनी अपनी जगह बनाए रखता है, जिसके बारे में फूल को भी ज्ञान नहीं होता। अर्थात कविता कभी मुरझाती या मरती नहीं, वह लोगों के दिलों में और जुबान पर हमेशा जीवित रहती है। इसका काव्य सौंदर्य भी हम देख लेते हैं। कविता के अपार सामर्थ्य का वर्णन किया गया है। अनुप्रास की छटा भी दृष्टव्य है। प्रसाद गुण व शांत रस विद्यमान है। भाषा सरल है, सहज है, सरस है एवं भावाव्यक्ति में पूर्ण सक्षम है। अब हम इसका तीसरा भी देख लेते हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अभी क्या कविता और चिड़िया, फिर कविता और फूल। अब क्या कविता का बच्चों के साथ में जो समानता है वो बताई गई है। इसमें संदर्भ आपका वैसे ही आएगा, इसमें आपका प्रसंग थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसमें क्या लिखा है?
प्रस्तुत पद्यांश में कवि कुंवर नारायण ने कविता और बच्चों के मध्य में संबंध का उल्लेख किया है। कवि कहता है कि तुलना नन्हे बच्चों से करते हुए कि जिस प्रकार बच्चे अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं, कभी घर के अंदर, कभी घर के बाहर, कभी अपने घर, कभी किसी दूसरे के घर, अर्थात अपने पराये का भेद कभी किए बगैर वो सबके साथ पूरी आत्मीयता और प्रेम के साथ खेलते हैं, उसी प्रकार कवि अपने शब्दों, भावों, विचारों और कल्पनाओं से खेलता हुआ एक सुंदर, आत्मप्रिय, आनंददायक काव्य की रचना करता है। काव्य लेखन के समय कवि का हृदय भी अपने पराये के भाव से रहित सिर्फ और सिर्फ एकता, समरसता और समरसता का संदेश देते हुए लेखन करता है। ऐसी समरसता और अपनापन के भाव सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। जो कवि जिस भाव से कवि लेखन कार्य करता है, ऐसा भाव सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। कविता बंधन मुक्त होती है। काव्य सौंदर्य देख लेते हैं इसका। कविता की तुलना बच्चों के से की गई है। अनुप्रास अलंकार है, प्रसाद गुण विद्यमान है, शांत रस है, भाषा हमारी इसमें सरल है, सहज है और सरस है। अब हम इसका सेकंड पार्ट भी पढ़ लेते हैं। बात सीधी है। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में, इसमें क्या बता रहे हैं कि जो लेखक हैं वो कहीं पे जन समूह में गए हुए हैं, वहाँ पे वो अपनी विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तो वो विचार की अभिव्यक्ति करते हुए उन्हें ऐसा लगा कि हम अपने जो वाक्य को, अपने विचारों को थोड़ा सा अच्छा बना दें। अच्छा बनाने के चक्कर में इन्होंने कई शिल्प सौंदर्य का उपयोग शुरू कर दिया। उससे क्या बात की जो सहजता थी वो खोती चली गई और भाषा में जटिलता आती चली गई। तो हम इसका पढ़ लेते हैं। भाषा सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा और पुल्टा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। इसके संदर्भ हम देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के संकलित कविता बात सीधी थी पर से अवतरित है। इसके रचयिता कुंवर नारायण जी हैं। इसका प्रसंग भी हम देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कथ्य की प्रभावी अभिव्यक्ति के लिए सही शब्दों के चयन और भाषा के सहज होने की बात कही है। कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि किसी जन समूह में मैं अपनी विचार की अभिव्यक्ति वक्तव्य दे रहा था। अभिव्यक्ति को क्या बोलते हैं? वक्तव्य। मेरे विचार वक्तव्य सरल व सहज थे, किंतु मैंने श्रेष्ठता साबित करने के लिए अच्छी भाषा, शब्दों और शिल्प सौंदर्यों का उपयोग करना शुरू कर दिया। तो मेरे जो विचार थे वो अपनी सहजता खोते चले गए, उनमें जटिलता आती गई। अर्थात क्या हुआ, जो मेरे विचार थे वो अभिव्यक्ति का उद्देश्य, जिनका जो अभिव्यक्ति का उद्देश्य था वो संभव नहीं जान पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब जो हम जिस उद्देश्य से हम अभिव्यक्ति कर रहे थे अपने विचारों की, वो अब हमारा जो उद्देश्य है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने सोचा कि चलो हम अपनी जो भाषा, अपनी जो बात है उसको सहज बनाना शुरू कर देते हैं। इसके लिए उन्होंने जो भाषा थी उसको काटना छाटना, घुमा फिरा कर, उलट पुलट कर कहने लगे। लेकिन क्या हुआ, शायद बात लोगों की समझ में आ जाए, लेकिन भाषा के चक्रव्यूह में वे बाहर नहीं आ पाए। ऐसे फंस गए भाषा के चक्रव्यूह में कि फिर वो बाहर नहीं आ पाए। किंतु इसमें उन्हें असफलता ही मिलती रही। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ पाए और उनको असफलता ही मिली। मेरी बात और कठिन और जटिल होती चली गई, सरल ना होते हुए बल्कि और कठिन होती चली गई और जटिल होती चली गई। मतलब वो मेरी समझ से भी बाहर हो गई थी। काव्य सौंदर्य हम देख लेते हैं। कवि ने चमत्कारपूर्ण शब्दावली के लालच में सरलता के गुम होने की बात कही है। कवि ने भाषा की जटिलता पर व्यंग किया है। अनुप्रास अलंकार, साथ में पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार विद्यमान है। भाषा सरल और भावाभिव्यक्ति में सहायक है। मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। अब हम इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी।
क्या बोल रहे हैं कि मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं पैच को खोल दूं, जो पैच है, जो भाषा का पैच था उसको खोल दूं, लेकिन मैं मतलब मैं घबरा गया था, मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करूं। मैं अपनी बात को सरल बनाना चाहता था, इसलिए मैं उसे बेतरह कसता ही चला गया, उसे खोलने की जगह उसको मतलब जल्दबाजी में कसता ही चला गया। और फिर क्या हुआ, आगे चल के यही कि जो उसकी चूड़ी थी वो मर गई, तो वो अपना वो निकल पा रही थी पैर से, ना वहाँ पे कस पा रही थी, वो वहीं अपनी भाषा वहीं पे गूंजने लगी। और मुझे ये भी सुनाई दे रहा था, जो वहाँ के जो अज्ञान जो तमाशबीन थे, जो दे सुनने वाले थे, उनको मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन वो उसमें ही क्या बोल रहे थे, शाबाशी दे रहे थे, वाह वाह कर रहे थे। और मेरी भाषा बिल्कुल बेमतलब हो गई थी, वो ऐसी हो गई थी कि बनावटीपन अलग से उसमें समझ में आ रहा था। इसका संदर्भ भी हम उसी हिसाब से लिख लेंगे। इसका प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पेंच के उदाहरण से भाषा को सुधारने के प्रयास में बात बिगड़ने की बात कही है। पेंच का उदाहरण दिया है, तो कवि कहता है कि भाषाई शिल्प सौंदर्य के चक्कर में जटिल हुई, कठिन हुई। कैसी हुई? कठिन हुई। भाषा की समस्या को धीरज से सुलझाने की बजाय उसे उलझाता चला जा रहा था। जिस प्रकार पेंच को खोलने की दिशा में घुमाने की बजाय बंद करने की दिशा में घुमा दिया जाता है, इससे बात लगातार जटिल और उद्देश्यहीन होती जा रही थी। बात जटिल होती जा रही थी, उद्देश्यहीन होती जा रही थी, क्योंकि मैं पेंच को खोलने की बजाय उसको बंद करने की जगह दिशा में घुमाता जा रहा था। मेरे इस प्रदर्शन पर जो नासमझ श्रोतागण थे, वो आनंद लेकर मेरी वाह वाह कर रहे थे और मुझे प्रोत्साहित भी कर रहे थे। अतः बाद में यही हुआ अंतः कि जिसका मुझे भय था कि बात के साथ जो ज़्यादा छेड़छाड़ हुई, तो उसका प्रभाव जो था वो ख़त्म हो गया। उसकी पेंच की चूड़ी घिस जाने की वजह से वह एक ही स्थान पर घूमने लगती है, अर्थात ना कसा होता है, ना वहाँ से बाहर निकल पाता है। इसी प्रकार कवि की बात अर्थहीन हो गई और बनावटीपन लगने लगा। इसका काव्य सौंदर्य हम देख लेते हैं। भाषा के साथ हड़बड़ी में की गई छेड़छाड़ का परिणाम अक्सर गलत ही होता है। मुक्तक छंद का प्रयोग किया है, भाषा सहज, सरल और सरस है। तो बच्चों, हमने आज ये लेसन अपना कंप्लीट कर दिया। इसका हमने जो अर्थ थे, व्याख्या थी, वो हमने आपको समझा दी हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इसके प्रश्न उत्तर भी आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो बच्चों, मुझे पूरा यकीन है कि आपको मेरा ये लेसन समझ में आ गया होगा जो हमने आपको समझाया। कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू हिंदी की पाठशाला। गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।